नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल। और जैसे कि आपको मालूम है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जयप्रकाश यूनिवर्सिटी ने जो प्रोविजनल लिस्ट है ग्रेजुएशन के लिए, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए जितने बच्चों ने अप्लाई किया था, जितनी भी लिस्ट है उन सब का एक प्रोविजनल लिस्ट जारी किया हुआ, ना कि मेरिट लिस्ट। बहुत बच्चे ये कंफ्यूजन में हैं कि उनका लिस्ट नाम में है पर किस कॉलेज में नाम आया है ये नहीं पता चल पा रहा उनको। तो ये क्यों नहीं पता चल पा रहा है, इस वीडियो को लास्ट तक मैं इसका आंसर दे दूंगा। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोविजनल लिस्ट क्या होती है और मेरिट लिस्ट क्या होती है, पहले आपको ये समझना होगा। हालांकि मैं इसके पहले वाले वीडियो में इस बात का पूरा क्लियर कर चुका हूँ कि वो दोनों में क्या डिफरेंस है, पर फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रोविजनल लिस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों में क्या डिफरेंस है, आपके कॉलेज का नाम क्यों नहीं दिखा रहा है और आप कैसे चेक कर सकते हैं अपना प्रोविजनल लिस्ट। उसके बाद से अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है, जो आपने फॉर्म ले रखा है, या फिर कुछ सब्जेक्ट में कुछ मिस्टेक है, या फिर मार्क्स में कुछ ऊपर नीचे हो गया है, आपने कम बैक्स मार्क्स डाल दिया है, या फिर किसी वजह से किसी की गलती हो गया है कुछ, तो उन बच्चों का क्या हुआ। और एक और बात है कि अगर किसी का मार्क्स कम है तो उनका नाम मेरिट लिस्ट में कैसे आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि प्रोविजनल लिस्ट और मेरिट लिस्ट दोनों अलग अलग चीजें होती है। प्रोविजनल लिस्ट जो जेपी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग एक प्रोविजनल लिस्ट होता है, लेकिन जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के हिसाब से प्रोविजनल लिस्ट वो लिस्ट होती है जो जितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, मतलब जितनी फॉर्म यूनिवर्सिटी में फिलअप हुए हैं हर एक सब्जेक्ट में, या फिर आपने जो जो फॉर्म अप्लाई किया, जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किया, उन सब का मतलब कितने बच्चों को फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, फॉर्म सबमिट हो गया है। कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म पूरा फॉर्म फिलअप करते हैं पर पेमेंट नहीं करते, तो जो पेमेंट फॉर्म नहीं होता है उसको इनकम्प्लीट फॉर्म मान लिया जाता है, मतलब कि उनको एडमिशन की जरूरत नहीं है और उनको फॉर्म प्रोविजनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है। जब तक आप पेमेंट नहीं करते तब तक यूनिवर्सिटी उस फॉर्म को सबमिट सक्सेसफुली नहीं मानती है। तो प्रोविजनल लिस्ट में बेसिकली उन्हीं बच्चों का नाम है, उन्हीं बच्चों का नाम, उन सभी बच्चों का नाम है जिन लोगों ने अपना फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है, और बाकी जितने वो 5-6 पेज का प्रिंट आउट आता है उसको निकाल के अपने पास रख लिया है, उन्हीं बच्चों का नाम प्रोविजनल लिस्ट में होगा। अदरवाइज जितने बच्चों ने ऑनलाइन तो कर दिया है बट पेमेंट नहीं कराया है, उनमें से एक भी बच्चे का नाम आपको प्रोविजनल लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट फॉर्म है। और इस प्रोविजनल लिस्ट में आप जितने बच्चों का नाम चेक कीजिएगा, सभी बच्चों का लगभग नाम मिल जाएगा जितने लोगों ने फॉर्म अपना अप्लाई किया हुआ है। और आपको बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी के हिसाब से पूरा जो सीट है, जितने सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट मिला के, चाहे वो हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिलोसफी, साइकोलॉजी, चाहे जो भी सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स मिला के पूरी यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेजेस आते हैं, सभी कॉलेज को मिला करके 36,000 कुल सीट्स है, जिसमें 86,000 समथिंग एप्लीकेशन आवेदन मतलब आए हैं। यानी 86,000 जितने एप्लीकेशन आए हैं उसमें से मात्र 36,000 लोगों का, बच्चों का एडमिशन होगा। फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों का मेरिट लिस्ट मिलाने के बाद से सिर्फ 36,000 बच्चों का एडमिशन होगा। बाकी जितने भी फॉर्म बच रहे हैं उन सभी का फॉर्म रद्द हो जाएगा और वे एडमिशन नहीं करा पाएंगे जेपी यूनिवर्सिटी में। अकॉर्डिंग टू जेपी यूनिवर्सिटी ऐसा वहां से सूचना मिल रहा है। तो अब ये बात तो कॉमन है ना, देखिए यूनिवर्सिटी में आवेदन आए हैं 86,000 और इसमें सीट्स कितनी है 36,000, तो इसमें 36,000 बच्चों का ही एडमिशन होगा, बाकी का एडमिशन नहीं होगा। अगर आपका नाम नहीं आता है तो उसका कारण ये होगा क्योंकि आपके सब्जेक्ट में मार्क्स कम है। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि भाई मेरे दोस्त का जो मार्क्स है उससे मेरे से कम था और उसका जो है उसका मेरिट लिस्ट में नाम है और मेरा नहीं है, ऐसा क्यों। तो दोस्तों देखिए, होता इस तरह से है कि जो जेपी यूनिवर्सिटी जो मेरिट लिस्ट बनाता है, चाहे वो फर्स्ट लिस्ट बनाएगा, चाहे सेकंड लिस्ट बनाएगा या थर्ड लिस्ट बनाएगा, वो जो यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट बनाता है तो वो सब्जेक्ट मैटर करता है, किस सब्जेक्ट में आपने अप्लाई किया है और उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर का मार्क्स कितना है, और उसके बाद से आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब इन तीनों को जो कंबाइन किया जाता है तब जाके एक मेरिट लिस्ट तैयार होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर आपका मान लीजिए 300 मार्क्स है, ठीक है, और वहीं आपके दोस्त का 296 मार्क्स है, यानी 4 नंबर उससे कम है, और हालांकि उसने भी फिजिक्स में अप्लाई किया और आपने फिजिक्स में अप्लाई किया है, और आपका फिजिक्स में 56 है और उसका 57 है, उसका 57 मार्क्स है फिजिक्स में, और उसके बावजूद जो उसका नंबर है, जो मार्क्स है वो 296 है, तो उसका नंबर आने के चांस, उसका जो मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस मैक्सिमम हो और आपका मिनिमम है। उसका अगर मेरिट लिस्ट बनता है तो उसके जिस सब्जेक्ट में उसने अप्लाई किया, यानी अगर किसी कैंडिडेट ने, मान लीजिए किसी एक कैंडिडेट ने
अप्लाई किया है फिजिक्स में, उसका मार्क्स है 57, और किसी बी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है फिजिक्स में लेकिन उसका मार्क्स है 56। ओके, तो इस बच्चे का नाम आएगा, भले इसका मार्क्स पूरा टोटल मार्क्स मिला के थोड़ा कम ही क्यों ना हो और इसका ज़्यादा ही क्यों ना हो, तो इसका पहली प्रायोरिटी होगी, यानी पहली प्राथमिकता इस बच्चे को दी जाएगी क्योंकि इसका फिजिक्स में ये अप्लाई करा और फिजिक्स में मार्क्स कम है, जिस वजह से उसका नाम आएगा। ओके, और इसका अगर छटता है, देखिए अगर सीट होगा तो इसका भी आ जाएगा, लेकिन अगर सीट नहीं बच रहा है तो इस बच्चे का नाम आने के चांसेस बहुत कम है। उसके लिए आपको सेकंड लिस्ट का वेट करना होगा। अगर सेकंड लिस्ट उस कट ऑफ को लाई करती है, यानी उस कट ऑफ को टच करती है जितना कट ऑफ इस बच्चे का है, तो उसको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, अदरवाइज उस कट ऑफ में भी इस बच्चे का नाम नहीं आएगा। उसके बाद भी कई बार क्या होता है कि जो बच्चे अप्लाई कर देते हैं, उन बहुत से बच्चे क्या होता है कि जो इस बार जस्ट 12th पास करते हैं, उनको पता नहीं होता कि किस सब्जेक्ट में ले और किस सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा नहीं होगा। तो देखिए कई बार क्या होता है कि हम अप्लाई कर देते हैं, मान लीजिए मेरा साइंस है, ओके, मैंने साइंस से हिंदी में अप्लाई किया, तो हिंदी और इंग्लिश ये वो सब्जेक्ट है जो आर्ट्स में आते हैं। इसके बावजूद आपके पास अगर साइंस से आप है, बहुत बच्चे के दिमाग में ये बात होती है कि अगर मैं साइंस से हूँ तो मैं आर्ट्स में किसी सब्जेक्ट से ले सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आप हिंदी या इंग्लिश किसी ऑनर्स से अप्लाई कर रहे हैं और उस हिंदी और या फिर इंग्लिश जो भी आप सब्जेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका इंटरमीडिएट 100 मार्क्स का नहीं है, यानी 50 नंबर का, अगर मान लीजिए आप हिंदी ऑनर्स के लिए अप्लाई करते हैं ग्रेजुएशन में और इंटर में आप साइंस से पढ़े हैं पर हिंदी में आपका 50 नंबर का ही इंग्लिश है, मतलब हिंदी है, तो आप BA में उसके लिए आवेदन नहीं दे सकते, भले ही वो आर्ट्स सब्जेक्ट क्यों ना हो, पर लेकिन उसके लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। जो आर्ट्स विषय वाले जो लागू होती है रूल, वो हिंदी और इंग्लिश में के ऊपर फॉलो नहीं करती है, सॉरी, हिंदी और इंग्लिश के लिए फॉलो नहीं करती है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे के साइंस से है और वो आर्ट्स में आता है, चाहे वो आर्ट्स में किसी सब्जेक्ट से अप्लाई करता है, ज्योग्राफी को छोड़ के, ज्योग्राफी में इंक्लूड नहीं किया गया और पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, बट नहीं किया गया, ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आया था, मैंने उसमें पढ़ा था। ज्योग्राफी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं आर्ट्स के, अगर बंदा साइंस से है तो वो उस सब्जेक्ट में आवेदन दे सकता है, उसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक शर्त यही होगी कि साइंस में मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए सभी सब्जेक्ट्स को मिला के, यानी कुल मिला के 225 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए साइंस में, अगर 5 सब्जेक्ट का वो है तो ये क्राइटेरिया, ओके, तो ये क्राइटेरिया है आपको एडमिशन के लिए आर्ट्स में। अगर साइंस से हैं और उसमें सीट बच भी रही है, अगर मान लीजिए आप साइंस से हैं और आपका 224 यानी 224 नंबर है और 225 पे कट ऑफ बनना है, ओके, तो और सीट बच गया, मान लीजिए हिस्ट्री में सीट बच गया, ओके, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि भाई उसमें सीट बचा हो मेरा कर दो, मैं साइंस से हूँ, तो ऐसे नहीं हो सकता है कि आपका, अगर आपको उस सब्जेक्ट में आर्ट्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपके पास 225 मार्क्स कम से कम होना चाहिए, तभी उस सब्जेक्ट में एडमिशन होगा, अदरवाइज आपका उस सब्जेक्ट में एडमिशन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आपका एडमिशन तो ऐसे भी नहीं होने वाला है। तो और आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो एक बार आपने देखा होगा बीच में यूनिवर्सिटी ने कुछ दिनों का गैप रखा था, पहले जो 7 तारीख से फॉर्म अप्लाई होने वाला था उसको उस डेट को कैंसिल कर दिया गया, पता नहीं क्या यूनिवर्सिटी का कुछ फॉल्ट था वेबसाइट में, उसको डेट कैंसिल कर देगा। हालांकि बीच में कुछ फॉर्म भराए हैं, जो 7 तारीख को जो डेट अप्लाई का आया था तो उसमें बहुत से बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन वो रसीद नहीं जनरेट कर पा रहे थे बहुत बच्चे। तो उसमें क्या हो रहा था कि ज्योग्राफी भी ले रहा था, अगर साइंस से वो कैंडिडेट है तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट ले रहा था, बट बाद में उस चीज़ को वहाँ से हटा दिया गया और 225 से जिसे कम नंबर भी उसका भी उठा ले रहा था, पर बाद में उसको हटा दिया गया। तो ऐसे बच्चे का फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो आपको बता दो कि आपको अपने फॉर्म को रद्द होने से अगर बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आप जब करेक्शन रेट जैसे ही आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, हालांकि अभी करेक्शन रेट ऐसे आता नहीं है, अगर आएगा तो मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन जैसे ही आता है मैं बना दूंगा वीडियो। और आज जैसे आते हैं आप जा करके वेबसाइट पर जो आपका यूजर आईडी पासवर्ड है जाकर लॉगिन कीजिए, लॉगिन करके वहां से करेक्शन कर लीजिए, सब्जेक्ट वहां से आप चेंज कर दिए, अदरवाइज आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा और आप एडमिशन नहीं करा पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको बतानी थी। अगर फिर भी इसमें कुछ बातें छूट गई है, कुछ ऐसे क्वेश्चन छूट गए हैं जो मैं नहीं ले पाया हूं, तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर संडे को मैं कोशिश करूंगा लाइव आने का। तो उस दिन मैं लाइव रहूंगा, आपको जो भी पूछना होगा मेरे से पूछ सकते हैं। जेपी यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट होगा, अगर जहां तक पॉसिबल है मैं उसको सॉल्व जरूर कर दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।